गुड इवनिंग ऑल। अगर शाम को ये लेक्चर देख रहे हैं, क्योंकि मैं अभी इसको शाम को ही शूट कर रहा हूँ, और सुबह में देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, एंड दोपहर में देख रहे हैं तो गुड आफ्टरनून। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था हाउ वी रिप्रेजेंट ए वेक्टर। एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, किस मेथड का यूज करते हैं। और जब हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे थे ना, तो वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, और वो था यूनिट वेक्टर, जो हम एक्स वाई और जेड का हम मान के चलते हैं। ये हमारा अजम्पशन है, क्योंकि उसके बिना हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या किया, एक्स एक्सिस पे एक टुकड़ा लिया 1 यूनिट लेंथ का। अगर आप लेंथ को मीटर में मेजर करें तो 1 मीटर, अगर आप फोर्स मेजर कर रहे हैं तो 1 न्यूटन लेंथ का लिया। ठीक है, तो हमने 1 यूनिट लेंथ का, ठीक है, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं लेंथ ऑफ द वेक्टर जो होता है वो उसके मैग्नीट्यूड को बयान करता है। तो हमने लिया था, तो उसको हमने नाम दिया था आई कैप, और उसकी मल्टीप्लाई आपको किसमें, मैग्नीट्यूड में करनी है। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है 5 यूनिट, तो आपको कुछ नहीं करना, 5 इंटू आई कैप। तो यहाँ पे जो 5 है ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड, और आई कैप जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये उसकी डायरेक्शन है। ऐसे ही वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या है, जे कैप, और जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या है, के कैप। तो आई कैप, जे कैप, के कैप, दीज ऑल आर द यूनिट वेक्टर्स ऑफ एक्स, वाई एंड जेड। अब x एक डायरेक्शन है, y एक डायरेक्शन है, z एक डायरेक्शन। अगर मान के चलिए, तो अब आपको एक बात याद रखनी है कि x, y और z के यूनिट वेक्टर हमने एज्यूम किए हैं। आई कैप, जे कैप, के कैप, उनका एक एक टुकड़ा लिया है 1 यूनिट लेंथ का, और उसको नाम दे दिया, x वाले को आई कैप, y वाले को जे कैप, और z वाले को के कैप नाम दे दिया है। बट आपको एक बात याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है? कि हर वेक्टर का यूनिट वेक्टर होता है। और वो कैसे पता चलता है, मान के चलिए, ध्यान से सुनना। मान के चलिए ये एक हमारा 3 डायमेंशनल जो है एक फ्रेम है, इसको बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब जहां से आप किसी भी चीज को ऑब्जर्व करें, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और यहाँ पे एक पार्टिकल है पॉइंट पी पे, और इसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स, वाई और जेड। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैं कल आपको बता चुका हूं। और इसका पोजीशन वेक्टर होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकते हैं। और इस वेक्टर की जो लंबाई होगी वो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड बयान करेगा। वेक्टर की जो लंबाई होती है वो इसका मैग्नीट्यूड बयान करता है। और मैंने कल आपको बताया था कि किसी भी वेक्टर, मान के चलिए ये वेक्टर आर है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड मतलब इसकी लंबाई कैसे होगी, वो होगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा, ये मेथड होगा, ये मैं कल डिस्कस कर चुका हूं। अब आपको एक बात ध्यान से सुनिए, हर वेक्टर का, जैसे x का हमने माना है आई कैप, y का हमने माना है जे कैप यूनिट वेक्टर, और ये इसका मानना है के कैप। अगर कोई पार्टिकल सिर्फ x डायरेक्शन में चल रहा है तो उसका यूनिट वेक्टर आई कैप, अगर सिर्फ y डायरेक्शन में चल रहा है तो उसका यूनिट वेक्टर y कैप, और सिर्फ z डायरेक्शन में चल रहा है तो उसका यूनिट वेक्टर z है। लेकिन अगर मैं इस पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर की बात करूं तो ये पार्टिकल x, y, z तीनों कोऑर्डिनेट से मिलकर बना हुआ है। अब क्योंकि ये पार्टिकल तीनों कोऑर्डिनेट से मिलकर बना हुआ है, तो ये जो इसका पोजीशन वेक्टर है इसका भी अपना एक यूनिट वेक्टर होगा। वो क्या होगा, वो क्या होगा बच्चों, यहां पे आप इसका एक टुकड़ा ले लो जिसकी लंबाई कितनी हो, 1 हो, जिसकी लंबाई कितनी हो, 1 यूनिट हो, और वो इसका क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। अब देखिए ये वेक्टर खुद किससे मिलके बना हुआ है, एक्स, वाई, जेड तीनों से मिलके बना हुआ है, तो मतलब आई, जे और के तीनों से मिलके बना हुआ है। तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो भी तीनों से मिलके बना होगा, और वो क्या होगा, वो तीनों से मिलके, और वो क्या होगा वो समझते हैं, ध्यान से सुनना। देखिए यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, यूनिट वेक्टर का काम होता है टू गिव द डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर का सिंपल सा काम है डायरेक्शन देनी है उसको, बात खत्म हो गई। और आई, जे के हमने एज्यूम किया है। उसके अलावा इस दुनिया में कोई भी वेक्टर होगा, हर वेक्टर का यूनिट वेक्टर होगा, हर वेक्टर का यूनिट वेक्टर होगा। तो अब ध्यान से देखना, किसी भी वेक्टर का अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो कैसे निकालते हैं, तो हम मान के चलिए एक वेक्टर आर है, तो इसका ये है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के, ठीक है। अब मुझे इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे आर कैप, क्योंकि वेक्टर आर का यूनिट वेक्टर आर कैप होगा। यूनिट वेक्टर को हम देखिए, वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एरो से, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ऊपर कैप लगा के। तो इसको निकालने का सिंपल सा तरीका होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप
प्लस जेड के कैप, मतलब वो जो वेक्टर है उसको उसके मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड कर दो, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड कर दो, मतलब जिस वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर निकालना है उसे उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो हमारा क्या मिल जाएगा, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं हर वेक्टर का यूनिट वेक्टर होता है। तो ये वेक्टर कोई आर है, इसका यूनिट वेक्टर क्या है, इसी डायरेक्शन में एक टुकड़ा लेना है आपको जिसकी लंबाई 1, उसके कुछ कोऑर्डिनेट होंगे वो हमें नहीं पता, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर आप उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, इसको छोटे से वे में समझते हैं, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि 100 पेंसिल का प्राइस कितना है, 500 है, 500, 100 पेंसिल का प्राइस, ये एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए 100 पेंसिल का प्राइस 500 रुपीज है, तो एक पेंसिल का प्राइस कितना होगा भैया, 500 अपॉन, अब अगर आपको एक पेंसिल का प्राइस पता चल गया 5 रुपया, मैं आपसे कहने लगूं 1,00,000 पेंसिल का कितना प्राइस है, 5 into 1 लाख, अगर मैं आपसे कहने लगूं 1000 पेंसिल का प्राइस कितना है, तो 5000, तो आपको एक का पता चल गया, बस फिर तो कितने का भी निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं इसको, ध्यान से सुनना, इसको तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान लूं और इसको मान लूं मैं वेक्टर, तो ये क्या हो गया मैम, आर अपॉन मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, ये बस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक मेंटल अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए बस, ठीक है, कि हमें अब एक का प्राइस पता चल गया, एक पेंसिल का प्राइस पता, तो कितने का भी निकाल सकते हैं। अगर मुझे ये वेक्टर पता चल गया कि भाई ये एक इसका एक यूनिट वेक्टर है, अब इसी डायरेक्शन में मुझे एक वेक्टर बनाना है जिसका मैग्नीट्यूड 10 हो, तो आप 2 मिनट में बना देंगे। आप समझते हैं कैसे, ध्यान से देखना, कैसे निकालेंगे, देखना, फाइंड द, क्वेश्चन है फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के, ये एक वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इसको देखने के बाद बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये तो खुद अपने आप में यूनिट वेक्टर है, इसका तो मैग्नीट्यूड 1 है, नहीं, इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है। देखिए आई कैप का मतलब है कि यहाँ पे x कितना है 1, y भी कितना है 1 और z भी कितना है 1, ठीक है, तो ये यूनिट वेक्टर नहीं है, तो मैं इसको मान लेता हूँ, इसका सॉल्यूशन करूंगा मैं इसको वेक्टर मान लेता हूँ कि ये वेक्टर है आई कैप, ए वेक्टर है ये आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट एक्स कितना है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट 3, तो इसका मैग्नीट्यूड आया अंडर रूट 3। तो ये यूनिट वेक्टर कैसे हुआ, यूनिट वेक्टर तो ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, तो ये तो यूनिट वेक्टर है ही नहीं, बात ही खत्म हो जाती है। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है वेक्टर ए का, मतलब वेक्टर ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, तो देखो कैसे निकालेंगे, आई कैप उसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, और ये कितना हो गया 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप, और जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना इस वेक्टर का, तो वो 1 आएगा, देख ला, देखो x कितना है 1/√, y कितना है 1/√, z कितना है 1/√, जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे √x² प्लस y² प्लस z², तो ये 3/3, 3 से 3 कट जाएगा, 1 आएगा इसका मैग्नीट्यूड, निकाल के देखना। तो इससे क्या प्रूव होता है, इससे ये प्रूव होता है कि किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। अब ध्यान से देखना, अब इस वेक्टर की डायरेक्शन में, इस वेक्टर की डायरेक्शन में एक नया वेक्टर बनाता हूं जिसका मैग्नीट्यूड 10 हो, ध्यान से सुनना, जिसका मैग्नीट्यूड 10 हो, तो कैसे बना सकता हूं, कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब आपको इसका यूनिट वेक्टर मिल गया, तो आपको कुछ नहीं करना, मान के चलो नया वेक्टर आ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, 10 में उसके यूनिट वेक्टर की मल्टीप्लाई करना, क्योंकि आपको मैग्नीट्यूड पता है, और कोई भी नया वेक्टर कैसे बनता है, जब मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर की मल्टीप्लाई हो जाती है। तो अब आप इसका ए कैप कितना है, तो इसका नया वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो 10 हो, वो ये होगा
और ये हमारा नया वेक्टर बन गया। क्यों, किससे बना, यूनिट वेक्टर से। तो यूनिट वेक्टर का फंक्शन क्या होता है, द मेन फंक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर टू गिव द डायरेक्शन, टू गिव द डायरेक्शन। इसका मेन फंक्शन होता है डायरेक्शन देने का। अब आगे चलेंगे तो एक दो क्वेश्चन आप लोग, मैं अभी एक अपना टेलीग्राम चैनल भी शुरू करने जा रहा हूं और उस पर मैं अपनी पीडीएफ जो भी क्वेश्चंस होंगे उनकी मैं अपलोड करूंगा। अब यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान रखनी है, ध्यान से देखना, ध्यान से। मान के चलिए ये एक यूनिट वेक्टर है, ये एक वेक्टर है और ये वेक्टर r इज इक्वल टू है 3i कैप प्लस 4j। यहाँ पे z इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये हुआ, एक वेक्टर r है जिसका मैग्नीट्यूड जो है 3i कैप प्लस 4j है। आप इसका यूनिट वेक्टर निकालना, इसका यूनिट वेक्टर होगा r कैप इज इक्वल टू, इसी वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो और आप देख पा रहे हो इसका मैग्नीट्यूड √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 आएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 3/5 i कैप प्लस 4/5 j कैप। ध्यान से देखना। अभी मान के चलिए ये x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है ये अल्फा एंगल बना रहा है। x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, ठीक है। और y एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है ये बना रहा है बीटा, ठीक है। तो ध्यान से देखना। अब मैं ये पॉइंट लेता हूं, पॉइंट। तो अगर यहाँ पे देख पा रहे हो तो यहाँ पे x कितना है 3 और y कितना है 4 और ये पूरी लंबाई कितनी है 5। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये लंबाई कितनी होगी 3 और ये लेंथ कितनी होगी 4। अब ध्यान से देखना। अब मैं ना ये ट्रायंगल लेता हूं और इस ट्रायंगल में कोस अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, कोस अल्फा इज इक्वल टू होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है 3 और हाइपोटेनियस कितना है 5। अगर मैं कोस बीटा लूं तो ये बीटा हो गया, तो इसका मतलब ये बेस हो गया और हाइपोटेनियस एज इट इज, तो ये कितना हो गया 4/5, ठीक है। तो अगर हम किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालते हैं ना तो इनको इसके डायरेक्शन कोसाइंस बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस मतलब वो वेक्टर x एक्सिस के साथ कितना कोसाइन में एंगल बना रहा है वो यूनिट वेक्टर से ही आ जाता है। कोस अल्फा मतलब जब हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो ये होता है कोस अल्फा, ये होता है कोस बीटा, अगर z भी होगा तो कोस गामा, ठीक है। पर इनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। तो कभी भी किसी का भी यूनिट वेक्टर निकालना है तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान से देखना। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द गिवन वेक्टर, ऑफ द गिवन वेक्टर। एक दिया हुआ वेक्टर है उसके डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। वेक्टर है r इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब होता है, मैं बता चुका हूं, आपको क्या करना है, सिंपली इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r इज इक्वल टू होगा हमारा √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25 प्लस √29। तो r इज इक्वल टू क्या हो गया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डिवाइडेड बाई √29 और ये आ गया 2/√29 i कैप प्लस 3/√29 j कैप प्लस 4/√29 k कैप एंड दिस इज द। अब ये जो होंगे ना ये इसके डायरेक्शन कोसाइन है, कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा, ठीक है। और आपसे अगर ये पूछने लग जाए, ध्यान से सुनना, ये पूछने लग जाए कि ये वेक्टर, ये पर्टिकुलर वेक्टर x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे ये कोस अल्फा है तो यूनिट वेक्टर निकालना है, तो कोस अल्फा कितना है, कोस अल्फा इज इक्वल टू है 2/√29। तो अल्फा इज इक्वल टू हो गया कोस इनवर्स, इसको ऐसे लिखते हैं बच्चों √29। तो अल्फा ऐसे आ जाएगा और इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन
कोसाइन, दीज आर कॉल्ड द डायरेक्शन कोसाइन। अब आगे चलते हैं, लेट्स मूव फर्दर। अब देखते हैं कि वेक्टर्स को जोड़ा कैसे जाता है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। देखिए ध्यान से सुनना, मान के चलिए ये एक पार्टिकल है, ठीक है, ये एक पार्टिकल है, ये एक ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक फोर्स ऐसे काम कर रहा है और एक फोर्स ऐसे काम कर रहा है। मान के चलिए 3 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है और ये 4 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है। तो इसके ऊपर टोटल फोर्स कितना काम कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में 3 न्यूटन का, वाई डायरेक्शन में 4 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है और इनके बीच में जो एंगल है ये 90 डिग्री है। तो आप रैंडमली बोलेंगे सर इसके ऊपर जो फोर्स काम कर रहा है ये तो 7 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। वेक्टर्स को जोड़ने का एक अलग ही तरीका होता है और हम यहाँ पे दो मेथड्स का यूज करते हैं। एक होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक होता है वन इज द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड अदर इज द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आप मुझे बताइए कि इसके ऊपर एग्जैक्टली कितना फोर्स काम कर रहा है, द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट इज एक्टिंग। देखिए सबसे पहले तो ध्यान से सुनना, एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है। अगर मैं पूछने लगूं पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो पार्टिकल ना तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा ना पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। एक्चुअली पार्टिकल कैसे मूव करेगा, इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा वो ऐसे आएगा। रिजल्टेंट का मतलब होता है मिला जुला असर, मतलब ओवरऑल रिजल्ट। एक फोर्स ऐसे काम कर रहा था, एक फोर्स ऐसे काम कर रहा था, ना तो ये ऐसे जाएगा ना ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। तो इसका मतलब इस और इस दोनों वेक्टर का रिजल्ट ये हुआ। अगर मैं इसको ऐसे यहाँ पे पैरेललोग्राम बना दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर एक ही पॉइंट पे दो वेक्टर, एक वेक्टर ये काम कर रहा है, एक वेक्टर ये काम कर रहा है, तो इसका रिजल्ट कैसे आएगा कि वहां पे पैरेललोग्राम बना के और पैरेललोग्राम का डायगोनल जो होगा वो उन दोनों का रिजल्ट होगा। एंड इसी को बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। और प्रैक्टिकली भी ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। अगर मान के चलिए मुझे आप ऐसे, दो बच्चे हैं, मैं मेरे हैंड अभी 90 डिग्री के एंगल पे है, एक मुझे ऐसे खींच रहा है, एक मुझे ऐसे खींच रहा है, तो ना तो मैं ऐसे जाऊंगा ना मैं ऐसे जाऊंगा, मैं डायगोनली जाऊंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों वेक्टर का रिजल्ट ये हुआ। दिस इज द रिजल्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। तो हम समझते हैं क्या होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दो वेक्टर को जोड़ने का जो नियम है उसी का ही नाम है पैरेललोग्राम। दो वेक्टर्स को जोड़ने का जो नियम है उसी का ही नाम क्या है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, ये कहता है कि मान के चलिए जस्ट सपोज दैट देयर आर टू वेक्टर्स, एक ही पॉइंट पे दो वेक्टर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कहता है, if two vectors acting at a point if two vectors acting at a point are represented by the adjacent sides, adjacent का मतलब होता है एक के बाद दूसरी, adjacent sides of a parallelogram, then the diagonal of the parallelogram gives the रिजल्टेंट। ये कहता है कि मान के चलिए एक पार्टिकल है, उस पे दो फोर्सेस एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। फोर्स ही लेता हूं क्योंकि वो हमारे लिए सबसे बेस्ट है समझने के लिए। वैसे वेक्टर कुछ भी हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकता है, एस्केलेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम फोर्स से सबसे बेस्ट है। तो मान के चलिए ये एक पार्टिकल है, ध्यान से देखना, इस पे दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक फोर्स ऐसे काम कर रहा है, एक फोर्स ऐसे, ठीक है। तो मतलब एक वेक्टर ऐसे काम कर रहा है और एक वेक्टर ऐसे काम कर रहा है। इस वेक्टर को मैं ले रहा हूँ वेक्टर ए और इसको ले रहा हूँ मैं वेक्टर बी। ये किसी एंगल पे काम कर रहे हैं, मान के चलिए थीटा एंगल पे काम कर रहे हैं।
तो अगर आपको थीटा पता है तो पैरेललोग्राम क्या होता है, चतुर्भुज होता है, मतलब एक ऐसी संरचना जिसकी आमने सामने की भुजाएं जो हो वो पैरेलल हो, उसी को पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो देखना ध्यान से, तो ये दो साइड बन गई पैरेललोग्राम की। अब आप यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना दो ऐसे डॉट डॉट करके, तो इसका और इसका जो रिजल्ट आएगा बच्चों ये आएगा ये। तो इसका इसका रिजल्ट वेक्टर जो इसका और इसका जो आएगा, देखिए दो वेक्टर को जोड़ने के बाद जो आएगा वो भी वेक्टर ही आना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। तो इसको और इसको जोड़ने के बाद जो वेक्टर बनेगा वो ये बनेगा, और इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इस वेक्टर की जो लंबाई आएगी, ये जो रिजल्टेंट आया ना, इसके मैग्नीट्यूड को बयान करेगी, इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बताएगी कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ठीक है। और वो क्या होगा, आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। अब देखो इसको बोलते हैं हम क्या, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बताता हूं। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलता है कि क्या कहता है, वो कहता है कि मान के चलिए आपके पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर एक ऑब्जेक्ट पे दो वेक्टर काम कर रहे हैं, एक वेक्टर ऐसे काम कर रहा है, एक वेक्टर ऐसे, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, आप ये जो दूसरे वाला वेक्टर है ना, इसको यहां ना रिप्रेजेंट करके, ये तो ए तो एज इट इज था, ये वाला जो वेक्टर है इसको यहाँ पे ले आओ, और इसके बीच का जो एंगल है ये थीटा, जो यहाँ थीटा था ना वो यहाँ थीटा है। तो ये दो साइड हो गई किसी भी ट्रायंगल की, क्योंकि आपको थीटा भी पता चल गया, तो मतलब ट्रायंगल की साइड पता है, एक एंगल पता है, तो ट्रायंगल तो इजीली बन जाएगा। तो कहता है कि जो थर्ड साइड है वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगी, ए और बी का रिजल्टेंट। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि आपको जो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन करना है वो कैसे करना है, वेक्टर की ये टेल होती है, ये हेड होता है। तो पहला वेक्टर आपने मान के चलिए टेल से हेड स्ट्रेच किया है, तो दूसरा वेक्टर जो काम कर रहा है वो इसके जैसी हेड खत्म हो वहीं से शुरू होना चाहिए। तो ये ऐसे और ये ऐसे, तो मतलब इसको बोलते हैं सेम ऑर्डर। तो जो थर्ड साइड होगी, ये थर्ड साइड वो ऐसे नहीं होनी चाहिए कि इसके हेड से अपोजिट ऑर्डर, मतलब ऑर्डर का मतलब होता है एक के बाद दूसरा, बट ये वाला इसके अपोजिट ऑर्डर में होगा, तो ये इसका रिजल्टेंट होगा। और अगर आप यहाँ पे देखें ना, इसके पैरेलल में अगर मैं एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूं इसके पैरेलल में, तो ये और ये एक दूसरे के पैरेलल है, तो अब ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम लॉ। तो पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ दे आर बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, पैरेललोग्राम लॉ एंड ट्रायंगल लॉ। अब बात करते हैं कि भाई रिजल्टेंट जो आया है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ठीक है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो अब हेडिंग है हमारे पैरेललोग्राम लॉ का यूज करके, मैग्नीट्यूड ऑफ दो वेक्टर को जोड़ के। देखिए ये बात तो क्लियर हो जाती है कि दो वेक्टर्स को जोड़ के जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो करेगा, और जो रिजल्टेंट आएगा उसकी लंबाई जो होगी उसके मैग्नीट्यूड को बताएगी। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पे देखना ध्यान से, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट था, इसके ऊपर ऐसे 3 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा था, किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, और 4 न्यूटन का कैसे काम कर रहा था, वाई डायरेक्शन में। अगर मैं यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना दूं तो ये इसका डायगोनल हुआ, तो इसकी ये लंबाई कितनी है 3, ये लंबाई कितनी है 4, तो ये लंबाई कितनी होगी, ये भी 4 न्यूटन ही होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। तो ये लंबाई कितनी होगी 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कितना आ गया 5 न्यूटन का। तो इसके ऊपर जो ओवरऑल फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा ना ऑब्जेक्ट, 7 न्यूटन का नहीं करेगा, सिर्फ 5 न्यूटन का फोर्स, क्योंकि इसका और इसका जो रिजल्ट है वो ये है। बट यहाँ पे एक खास बात है, हमने इतनी आसानी से इसलिए निकाली क्योंकि यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री था, तो निकालना आसान था। बट एंगल अगर 90 डिग्री ना हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अब समझना ध्यान से, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। जस्ट सपोज दैट यहाँ पे दो वेक्टर काम कर रहे हैं एक पार्टिकल के ऊपर, एक वेक्टर ऐसे काम कर रहा है और एक वेक्टर ऐसे, ये वेक्टर ए है और इसकी जो लंबाई है वो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा, और उसको मैं ए से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। और ये वेक्टर बी है और इसका मैग्नीट्यूड मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वो भी बी से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और ये मान के चलिए एंगल थीटा इस एंगल पे काम कर रहे हैं,
तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, यहाँ पे एक पैरेललोग्राम और इसका जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा आर ए प्लस बी। और इसकी जो लंबाई होगी, इसकी जो लंबाई होगी वो इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा। इसकी वेक्टर की जो लेंथ होगी ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। अब देखिए अगर ये बी है तो ये दोनों, क्योंकि ये और ये एक दूसरे के पैरेलल है तो ये भी बी होगा। और ये एंगल अगर थीटा है तो मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ, तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूं, इसको चतुर्भुज को या पैरेललोग्राम को ऐसे बनाता हूं, पी क्यू एस टी, ठीक है। और इसको ऐसे आगे बढ़ाकर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं। ध्यान से देखना, पी क्यू एस टी और ये यू है। तो पी क्यू, आर इसलिए ले लिया क्योंकि आर मैंने यहां लिख दिया था। तो पी क्यू एस टी, और ये डायग्राम आप सभी बना देंगे। अब ध्यान से देखना इस डायग्राम को, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको आगे बढ़ा लिया। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, अगर मैं ट्राइंगल लेता हूं फ्रॉम ट्राइंगल पी टी यू, पी टी यू, ध्यान से देखना, सॉरी पी टी यू नहीं, क्यू टी यू, क्यू टी यू, ये वाला ट्राइंगल देखो, क्यू टी यू, ये पूरा एक कंप्लीट ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। और ये राइट एंगल ट्राइंगल क्यू टी यू, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो क्यू टी है इसका स्क्वायर क्या होगा, क्यू टी का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा बच्चों टी यू का स्क्वायर, टी यू का स्क्वायर प्लस क्यू यू स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, तो क्यू टी इज इक्वल टू क्या है, वेक्टर आर और उसका मैग्नीट्यूड उसका स्क्वायर, और ये इज इक्वल टू कितना हुआ, टी यू इज इक्वल टू कितना है, टी यू को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं, टी एस प्लस एस यू का स्क्वायर प्लस क्यू यू, क्यू यू इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे ही रखता हूं क्यू यू स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, अब ये वाला ट्राइंगल लेते हैं हम, फ्रॉम ट्राइंगल क्यू एस यू, ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल क्यू एस यू। अब जब हम इस ट्राइंगल को लेंगे तो देखो कैसे करेंगे हम, क्यू एस यू को जब हम करेंगे, क्यू एस यू में अगर मैं बात करूं कोस थीटा की, तो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कोस थीटा इज इक्वल टू होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो इसका बेस क्या है एस यू, एस यू, और हाइपोटेन्यूज क्या है बी, तो एस यू इज इक्वल टू क्या हो गया बी कोस थीटा, एस यू इज इक्वल टू बी कोस थीटा। और साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है क्यू यू, हाइपोटेन्यूज कितना है बी, तो क्यू यू इज इक्वल टू कितना हो गया बी साइन थीटा। तो टी एस इज इक्वल टू तो ए है, एस यू इज इक्वल टू मेरा बी कोस थीटा है, और ये कितना है बी साइन थीटा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे इसका आप फॉर्मूला खोल देंगे, हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये ऐसे आ जाएगा। अब मैं इसको ऊपर लिख रहा हूं और हमारे पास आर आ जाएगा, तो आर इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एज इट इज, ये बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में बी स्क्वायर बाहर आ गया, ये आ गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, प्लस 2ab कोस थीटा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, और आर इज इक्वल टू कितना हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट जो है वो है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो इस तरीके से हम इसको निकालते हैं, ये आर की वैल्यू आ जाती है। अब इसमें कुछ स्पेशल केस देखते हैं, इसमें एक चीज और देखते हैं भाई, ध्यान से सुनना, डायरेक्शन,
ये जो रिजल्टेंट आया इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, इसका डायरेक्शन निकालने के लिए हम इस एंगल का यूज करते हैं और इस एंगल को लिखते हैं ऐसे अल्फा। ध्यान से देखना, ये अल्फा, और अब जब हम इसका tan निकालेंगे ना, tan अल्फा, तो उसकी डायरेक्शन बताता है। ठीक है, बताऊंगा समय के साथ वो क्यों बताता है। तो इसकी डायरेक्शन कैसे बताते हैं, तो tan अल्फा, तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए हम पूरा ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ये वाला, तो tan अल्फा इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, क्यू यू, बेस कितना है, टी एस प्लस एस यू, टी एस प्लस एस यू, क्यू यू इज इक्वल टू कितना है, बी साइन थीटा, टी एस कितना है ए, और ये कितना है बी कोस थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है tan अल्फा वाला। जब हमें डायरेक्शन निकालनी हो रिजल्टेंट की, तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, मतलब वो पहले वाले वेक्टर के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, उससे हम डायरेक्शन निकालते हैं। तो tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा, बी साइन थीटा प्लस ए प्लस बी कोस थीटा। दिस इज द वे टू डिटरमाइन द डायरेक्शन। अब देखते हैं इसमें कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं, स्पेशल केसेस देखते हैं, और जब आपको सब चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है, स्पेशल केसेस देखते हैं, स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस, केसेस, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। नंबर 1, अगर इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए, ध्यान से देखना, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब एक पार्टी कर रहा है, उसमें दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक फोर्स ऐसे काम कर रहा है और एक फोर्स ऐसे काम कर रहा है। ठीक है, तो इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट आएगा r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 90। कोस 90 की वैल्यू 0 होती है बच्चों, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मतलब अगर किसी पार्टिकल पे दो फोर्सेस काम करें 90 डिग्री के एंगल पे, तो रिजल्टेंट की वैल्यू होगी अंडर रूट पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, केस नंबर 2, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इसका मतलब क्या होता है, मान के चलिए ये एक पार्टिकल है, ठीक है, एक बॉक्स है, इसके ऊपर एक फोर्स ऐसे लग रहा है और दूसरा बच्चा आता है वो भी ऐसे फोर्स लगाने लगता है। मतलब मान के चलिए इसका फोर्स 4 न्यूटन है और इसका 3 न्यूटन है, तो अब इसके ऊपर जो टोटल फोर्स लगेगा वो 7 न्यूटन लगेगा। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल है। पैरेलल लाइन का मतलब होता है 0 डिग्री एंगल, और एक दूसरे के अपोजिट एंटी पैरेलल का मतलब होता है 180 डिग्री एंगल। तो अब यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 रख के देखो, पैरेलल है ना, दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, है ना, ये दोनों वेक्टर। तो r इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू तो 1 होती है, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, और ये होगा a प्लस बी। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर दो फोर्स ऐसे काम करे ना, तो दो रिजल्ट आएगा, वो दोनों को जोड़ दो, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखिए थर्ड पॉइंट समझते हैं। थर्ड पॉइंट है, अगर मान के चलिए एक बच्चा है, एक बॉक्स को ऐसे खिसका रहा था 4 न्यूटन के फोर्स से। यहाँ पे वेक्टर ए कितना है, मान के चलिए 4 न्यूटन का, और एक बच्चा जो है उसी बॉक्स को ऐसे खिसका रहा है उसके अपोजिट में, ये 3 न्यूटन। तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा वो सिर्फ 1 न्यूटन का लगेगा, क्योंकि जब दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो बड़े वाले में से छोटे वाला घटा दो, और उसका जो मोशन आएगा वो बड़े वाले की दिशा में आएगा। तो ध्यान से देखना, केस नंबर 3, और अगर एक दूसरे के अपोजिट है तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री। इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल, पैरेलल का मतलब 0 डिग्री, एंटी पैरेलल का मतलब 180 डिग्री। तो r इज इक्वल टू क्या होगा, r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 180, और कोस 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, तो ये कितना होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये फॉर्मूला आ जाता है अंडर रूट ए प्लस बी के ए माइनस बी के होल स्क्वायर का, और ये होगा a माइनस बी। और यही मैं अभी समझा रहा था आपको कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल है तो रिजल्टेंट r इज इक्वल टू बड़े वेक्टर में से छोटा माइनस कर दो, और वही हो रहा है। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडे सेशन। कल हम मोशन इन ए प्लेन शुरू करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन से। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।
एंड बी फोकस्ड एंड बी कॉन्शियस अबाउट योर स्टडी, है ना। अपनी स्टडी ऐसी होनी चाहिए कि कंपटीशन होना चाहिए खुद से कि आज मैंने इतना किया, कल मुझे उतना करना है, तभी सफलता मिलती है। सफलता ऐसे नहीं होती है कि एकदम से आए और एकदम से हो गया सब कुछ, नो। एक धीरे धीरे कंसिस्टेंट एफर्ट्स होते हैं, है ना, कंसिस्टेंसी। देखिए कई बार ना आपको जीवन में ऐसा भी लगेगा कि जिंदगी बड़ी निरस सी हो गई है ना। तो आप 5-6 दिन लगातार बड़ा अच्छा पढ़ लिए, फिर एक दिन ऐसा भी आएगा जब बोर हो जाओगे, पढ़ने का मन नहीं करेगा, ठीक है। या आपको ये लगेगा अरे छोड़ सब चीजें। ये सबके साथ होता है, ये आपके साथ ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो मन होता है ना बड़ा चंचल होता है। तो ये सबके साथ होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मतलब एफर्ट्स में अगर ये सब चीजें आपके साथ हो रही है ना, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। बस खुद को डेविएट होने से बचाना है कि भाई मुझे डेविएट नहीं होता। अदरवाइज मन तो सबका उब जाता है, क्योंकि मन ऐसी ही चीज होती है, ठीक है। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।